और सुप्रीम कोर्ट के वकील ने एडवोकेट कीर्ति आहूजा। मैम तुहाडा भी बहुत स्वागत है डेली पोस्ट ते। मैम मैं तुहाडा रुख कर रही हाँ कीर्ति आहूजा मैम। हुण इत्थे क्राइम हो चुका है, एक बच्चा जिसने जिंदगी हजे वेखनी सी उसकी जिंदगी उस तो खोले गई, खत्म कर दिता गया। कानून की ममता ये शब्द इसनूं लैके नरमी दिखाउंदा है, मजबूरी समझदा है या कानून कानून ही है, वो सब दे बराबर है। तुसीं इस पूरे मामले नूं मैम किवें वेखदे हो और साडा कानून की कहंदा है? देखिए, कानून की अगर बात करें तो अगर बच्चा जिंदा था और जिंदा रहते हुए उसको फ्लश किया गया है जी, तो इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है कि इसमें हत्या के सेक्शंस लगेंगे, मर्डर के सेक्शंस लगते हैं इसमें। हालांकि अगर देखिए, मर्डर में भी दो तरीके के सेक्शंस होते हैं। जैसे पहले आईपीसी में 302 था, उसके साथ में 304 होता है सेक्शन, जो कहता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जहाँ पे कि इरादा मर्डर का नहीं होता है लेकिन एक्ट हो जाती है विद द नॉलेज दैट मौत हो सकती है। तो इन दो सेक्शंस में ही इस तरह के केसेस जो हैं वो कवर होते हैं। अब क्योंकि आईपीसी बीएनएस में कन्वर्ट हो गया है तो सेक्शन 302 जो मर्डर का सेक्शन था वो 103 हो गया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। लेकिन अगर बच्चा जिंदा नहीं था, मान लीजिए कि वो डेड ही पैदा हुआ था और फिर उसको फ्लश किया गया है, तो उस केस में मर्डर का सेक्शन नहीं लगता है, उसमें सेक्शन दूसरा है आईपीसी में। अब बीएनएस में वो दूसरा सेक्शन हो गया है, 91 हो गया है। उसमें होता है कि आफ्टर बर्थ कंसीलमेंट की है, पैदा होने के बाद से बच्चे के जन्म को छुपाने के लिए ऐसा एक्ट किया गया है, जैसे कि ये एक्ट फ्लश करने का किया गया। अगर ये मरे हुए बच्चे के साथ किया तो सेक्शन डिफरेंट हो जाएगा जी। लेकिन चाहे अब ये देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है कि बच्चा जिंदा पैदा हुआ था या मरा हुआ पैदा हुआ था, लेकिन अगर फैक्ट ये देखें कि फ्लश तो किया गया है, अब ये भी देखने वाली बात है कि क्या उस महिला के साथ और भी कोई इन्वॉल्व था, ये भी इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है जी। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए आई थी महिला, तो उस समय वो कौन से वार्ड में थी, कौन उसके ऊपर निगरानी के लिए था, कौन नर्स इन्वॉल्व थी, क्या सुबह जब वो आई उसके बाद से कोई भी उस पर नजर नहीं रख रहा था कि उसने बाथरूम में जाकर ऐसी घटना को अंजाम दे के वो गायब भी हो गई। तो इन्वेस्टिगेशन के एंगल्स बहुत तरह से देखने पड़ेंगे, बट उस महिला के ऊपर भी या महिला के साथ और भी कोई था, और हॉस्पिटल में किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया कि इतना बड़ा एक्ट हो गया। और सही में अगर माने कि बच्चा जिंदा अगर पैदा हुआ था तो ये बहुत ही गंभीर अपराध है, जन्म लेते ही उसकी मौत हो गई, ये बहुत सीरियस क्राइम है जी। जी ठीक है मैम, मैं दोबारा रुक कर दी हूँ, कुछ दर्शक साथ जुड़ गए ने। कि तुहाडा नाम जी, कित्थों गल कर रहे हो? मैं दीपक भल्ला पटियाला तो जी। जी दीपक जी, मैं ये कहना चाहता जी, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ है, एक औरत जब बच्चे ਨੂੰ जन्म देती है तो औरत का दूसरा जन्म होता है और बच्चे का पहला जन्म होता है जी। जब औरत बच्चे ਨੂੰ जन्म देती है उस तो घट्टो घट 5 घंटे का वो औरत बैड तो हिल नहीं सकती। वो बच्चा फ्लैश की शीट ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर या जिस बंदे ने जिस या नर्स ने उसकी डिलीवरी करिया वो बंदा इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ इन्वॉल्व हो सकता है। 100% वही बंदा होएगा ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਮ। ਇਹਦਾ ਕਿ ਜੇ इसकी तहकीकात चंगी तरह ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ सारा दुध का दुध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि कहने हर एक जगह ਤੇ जब पर्ची भी कटाने आप हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और हर एक वार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ कैमरे। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ इसका इन्वेस्टिगेशन ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਤੇ डॉक्टर भी कहना पकड़े जाएंगे। हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ क्या नहीं ਹੁੰਦਾ मैडम, ਸਕੈਮ है ये हॉस्पिटल नहीं ਸਕੈਮ है ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। मुर्दे ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ हार्ट अटैक ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰਦਾ ਉਹਨੂੰ हार्ट अटैक ਦਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਚੜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਦੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ हार्ट अटैक ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक जी। कीर्ति आहूजा मैम, बड़ा ही वैलिड पॉइंट दीपक जी साथ जुड़े सी, उन्होंने चुकया। वाकई मेरे भी जहन च ये चीज़ सी कि मैं ज़रूर तुहाडे डिस्कस करांगी। ये संभव है वैसे मैम, जो कुछ भी ये होया, एक महिला पेट दर्द की शिकायत के नाल हॉस्पिटल आए, एमरजेंसी वार्ड च उन्होंने भर्ती किया गया, एडमिट रहने के लिए उन्होंने कहा गया, खुद ही बच्चा डिलीवर किया, फ्लश किया और वो हॉस्पिटल चो खुद ही चल के चले गई। ये चीज़ां समझ तो थोड़ियां परे ने मैम, फिर भी ये चीज़ां कि ये संभव ने और इन्वॉल्वमेंट अगर दिख रही है थे वाकई स्टाफ की, तो फिर किन्नी क जिम्मेवारी तय हो के उन्होंने उत्ते भी चार्जिस की रहेंगे?
जी बिल्कुल, आपने सही यहाँ पर डाउट्स पैदा किए हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि किसी ने देखा नहीं। या तो ठीक है वो कहीं बाहर बैठी होती, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हुआ होता, लेकिन फैक्ट्स जैसा कि आप बता रहे हैं कि इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया है, तो एक बार इमरजेंसी वार्ड में वो बेड पर लेट गई है तो फिर डेफिनेटली कोई ना कोई तो वहां पर मौजूद होगा ही, कोई ना कोई स्टाफ मौजूद होगा। कैसे वो वॉशरूम तक चली गई, उसके बाद से फ्लश करके वो निकल भी गई हॉस्पिटल, बहुत संशय पैदा करता है। अब अगर इन्वेस्टिगेशन कहीं से भी कोई भी स्टाफ इन्वॉल्व आता है और उसमें बच्चा जिंदा पैदा होने के बाद से उसको फ्लश करने में इन्वॉल्वमेंट आती है, तो ऑल विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर चार्जेस। इसमें स्ट्रेट अवे मर्डर के चार्जेस लगते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो जन्मजात था तो उसको मारने से कोई और सेक्शन बनेगा, नहीं, मर्डर के चार्जेस ही लगेंगे। और अगर माँ भी इन्वॉल्व है इसमें, देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही, शुरू में कहा कि पूत कपूत हो सकते हैं लेकिन माता को माता नहीं हो सकती है, ऐसा आपने स्टार्टिंग में बोला। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस कभी कभी आते हैं ऐसे, जैसे कि अभी कुछ महीने पहले एक घटना आई थी जिसमें कि बहुत ही दर्दनाक एक वीडियो इंस्टाग्राम पर सभी लोगों ने देखी थी कि एक माँ ने अपने ही बच्चे को एक पत्थर के नीचे गर्मी में बाहर छोड़ दिया, तो पत्थर के नीचे दबा दिया था, जैसी वीडियो सामने आई। इसमें भी इन्वेस्टिगेशन पता चला कि माँ ने अपने पिता के साथ मिलकर किया था क्योंकि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी पीछे अवैध संबंध थे। तो जहाँ पे शुरुआत क्राइम से हुई हो, उसका एंड जो है वो क्राइम से ही होता है। अब ये भी पता नहीं है कि वो महिला जो है वो शादीशुदा थी या फिर वो अनवांटेड प्रेगनेंसी थी। बहुत सारे एंगल्स देखने पड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि क्राइम जहाँ पर होता है वो एक्सेप्शनली होता है, हम तो कोर्ट में आए दिन देखते हैं। तो इसीलिए सारे एंगल्स इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है और जो भी इन्वॉल्व है उन सबके ऊपर इक्वली सब मर्डर के सेक्शंस लगेंगे। जी जी कीर्ति आहूजा मैम, वाकई ਅੱਜ ਦਾ जो डिस्कशन है मकसद साडा यही है कि ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਮ, ਮੈਂ 100% ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਲਿਵਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋ। अगर इन केस अजिहा हो गया, यानी या कह लो कि कपल जो लिव इन च जाता है तो मोस्टली जो देखने को मिलता है जो मेल पार्टनर है वही समझाता है, किते ना किते ब्रेन वॉश लड़कियां का होंदा है कि तुहानू राइट है अपना पार्टनर चुनन का, असी थोड़ा समा इकट्ठे रहने एक दूसरे को परखते हैं, लेकिन बाद वही शख्स जिहड़ा है वो फिर जिम्मेवारी तो भजदा है और साइड हो जाता है। फिर कुड़ियां उत्थे कल्लियां रह जांदियां ने मैम, उन्होंने असी गाइड नहीं कर रहे, घर च इन्हों लैके गल्लां नहीं होंदियां, डिस्कशन नहीं होंदा कि इन केस अजिहा कुछ हो गया फिर अगे की करना है, की ऑप्शन साडे को रह जाते हैं। कानूनी भाषा च भी मैं तुहाडे तो समझांगी मैम, और वानिया मैम मैं तुहाडे तो असी क्योंकि मनोविग्यानी स्थिति तुसी बहुत तरीके नाल समझदे हो, बहुत केसेस तुहाडे को भी आए होणगे, तुहाडे तो भी मैं जरूर तुहाडा एक्सपीरियंस जाणांगी, लेकिन पहला कीर्ति मैम तुहाडे तो। देखिए, पहले तो मैं कानूनी रूप से आपको बताऊं कि लिव इन रिलेशनशिप में भी अगर कोई चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसकी इक्वल राइट्स होते हैं जी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जहां पर हाइड करने के लिए, देखिए रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेते हैं, उसके बाद से समाज से हाइड करने के लिए इस तरह के क्राइम्स कई सारे सामने आते हैं। तो जैसा कि आपने बहुत अच्छा ये विषय उठाया है कि इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूली एजुकेशन के अलावा आप मॉरल एजुकेशन पे भी ध्यान दीजिए, काउंसलिंग पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो सोसाइटी में गिरते जा रहे हैं, जो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी मॉरलिटी जो कि समाज में गिरती जा रही है। और जैसे कि फाइट फॉर अ राइट इंस्टीट्यूशन की मैं मैनेजर हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल भी है, या जब भी आपने भी मुझे न्यूज चैनल पे बुलाया है तो हमेशा से मैं एक बात रिपीट करती हूँ, लॉ के साथ साथ देखिए बंद दीवारों में कानून नहीं आएगा। दो आई एम अ लॉयर, आई एम टेलिंग यू कि कानून बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले जब किसी इंसान के अंदर कुछ गलत करने की प्रवृत्ति आती है तो वो माइंड में आती है, और उस समय कानून नहीं है बोलने के लिए कि आप मत करो ये, तो वो कानून कॉन्सिक्वेंसेस है बाद में आता है। सबसे पहले अपना मन ही सामने होता है, जो मन रोक सकता है कि ये गलत है ये सही है। और आज की डेट में सोसाइटी में ये गलत और सही की पहचान ही खत्म होती जा रही है, बिकॉज एक नॉर्मल ट्रेंड बन गया है कि आप जो है आप किसी से शेयर नहीं करो, अपने आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो कोई शेयर नहीं करता है अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में। और जिस तरह की आजकल मूवीज बन रही हैं, जिस तरह की आजकल वेब सीरीज बन रही हैं, उसमें किस तरीके से सोसाइटी का जो है
नेगेटिवनेस में जा रहा है, किस तरह से सोसाइटी पतन में जा रही है, मॉरल एजुकेशन बिल्कुल खत्म हो रही है। सो आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ सभी को कहूंगी कि मॉरल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, और स्कूल्स कॉलेजेस में ये रेगुलर तौर पे मॉरल एजुकेशन होनी चाहिए। जी वानिया मैम, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀਰਤੀ ਮੈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਉਹ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖਿਆਲ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਮਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਮ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹੀ। जी देखिए, इसे हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी कहते हैं, इसे पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन भी कहते हैं। और आजकल बहुत सारे आप फिजियोस के पास भी जा सकते हैं, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि जब बेबी होता है तो एक मदर का पूरा नया जन्म होता है, लेकिन उस टाइम पर बहुत सारे अलग अलग तरह के थॉट्स आ रहे होते हैं। एक तो फीमेल की जो होती है उस टाइम पर हेल्थ जो नेक्स्ट 40 डेज होती है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होती है, डिपेंडिंग अपॉन वो नॉर्मल प्रेगनेंसी है या वो सिजेरियन सी सेक का केस है। तो ये जो इस तरह का जो डिप्रेशन है ये एटलीस्ट किसी का जल्दी चला जाता है, किसी का लेट जाता है, डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली से आपको कितनी सपोर्ट मिल रही है इस टाइम पर, आपके हस्बैंड से आपको कितनी सपोर्ट मिल रही है, आपको उस टाइम पर कितनी केयर मिल रही है, क्योंकि उसमें जो है बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। एक फीमेल जो है वो अपने मेंसेस के थ्रू भी जो है उस टाइम पर गुजर रही होती है। तो ये सारी चीजें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो पर्टिकुलर केस है ये एक दिन की प्लानिंग नहीं है। और यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि किसी थर्ड पर्सन की भी जो है यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रही होगी, कि ऐसे नहीं हो सकता कि एकदम से मदर ने फ्लश कर दिया। डेफिनेटली उनके माइंड में कुछ थॉट्स होंगे, पहले से क्या प्लानिंग है, क्या ससुराल वालों के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस केस तो नहीं है, या फिर जो है कहीं ना कहीं हस्बैंड इसमें कितना ज्यादा सपोर्टिव है, वो बेबी जो है वो किसका बेबी है। बहुत सारे सवाल जो है यहाँ पर खड़े होते हैं, क्योंकि ये एक दिन का थॉट नहीं होता कि इस तरह के जब थॉट्स आते हैं। ऑब्वियसली मदर ने जो है 9 months बेबी को अपने वूम में रखा है, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि डेफिनेटली मदर की क्या मेंटल हेल्थ है, मदर कहीं कोई स्ट्रेस एंजाइटी पेशेंट तो नहीं है, मदर के घर का माहौल कैसा है, मदर की अपनी हेल्थ कैसी है, मदर को कोई स्ट्रेस एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, बायपोलर, कुछ डिमेंशिया, इस तरह का केस तो नहीं है। सो वी हैव टू वेरी डीपली इन्वेस्टिगेट दिस केस बिफोर रीचिंग टू एनी ऑफ द कंक्लूजन्स। हो सकता है मदर इन्वॉल्व ही ना हो, कोई और पर्सन इन्वॉल्व हो। जी बिल्कुल वानिया मैम, मैं दोबारा रुक कर दी। कुछ दर्शक साडे नाल जुड़ गए ने। की तुहाडा नाम जी, कित्थों गल कर रहे हो? अमृतसर तो। जी सर, की कहना चाहोगे? मैं ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੰਨੀ ਸਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਾ ਜੇ ਜਨਮ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਪਹਿਲੂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਧੂਰਾ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ
ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਏ ਸਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀਰਤੀ ਮੈਮ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਕੈਮ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਵੀ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ सी ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਅਜਿਹੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੋ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹਸਪੀਟल्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। या बिल्कुल, अगर हॉस्पिटल में देखिए नेग्लिजेंस के बहुत केसेस सामने आते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं रुक रहे हैं? बिकॉज नेग्लिजेंस के सेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है। पहले भी आईपीसी में स्ट्रांग नहीं थे, अभी बीएनएस में भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो नेग्लिजेंस के सेक्शन स्ट्रांग ना होने से उतना डर नहीं आता है जी। तो बल्कि आपने ये बहुत अच्छा सवाल उठाया है आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि जहां पर नेग्लिजेंस हो वहां पर सिर्फ क्रिमिनल एंगल से एक्शन लेने के अलावा कुछ ऐसा भी एक्शन होना चाहिए जहां पर कि उनको भारी कंपनसेशन देना पड़े या पेनल्टी देना पड़े। तभी आई थिंक ऐसे इंस्टीट्यूशंस या मेडिकल संस्थानों में जो है वो नेग्लिजेंस के केसेस कम होंगे, क्योंकि बहुत सारे सिर्फ इसी तरह का नहीं, वेरियस टाइप ऑफ नेग्लिजेंस केसेस सामने आते हैं। तो वो क्यों रिपीट हो रहे हैं? बिकॉज कोई स्ट्रॉन्ग पेनल्टी नहीं लगती है। जब स्ट्रॉन्ग पेनल्टी लगने लग जाएगी तभी वो नेग्लिजेंस की चीजें खत्म होंगी। अब देखिए यहाँ पर तो इन्वेस्टिगेशन में दोनों एंगल्स देखने पड़ेंगे कि हॉस्पिटल का रोल यहाँ पर सिर्फ नेग्लिजेंसी का था या फिर कहीं ना कहीं कोई स्टाफ भी इन्वॉल्व था कल्पेबल होमिसाइड में, ये भी देखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देखिए चाहे अकेले माँ इन्वॉल्व हो या फिर माँ के साथ में बच्चे का जो फादर है वो भी इन्वॉल्व हो या फिर फैमिली कोई और मेंबर इन्वॉल्व हो या फिर हॉस्पिटल का कोई स्टाफ भी इन्वॉल्व हो या हॉस्पिटल की सिर्फ नेग्लिजेंसी भी इन्वॉल्व हो, जो भी पर्टिकुलर पर्सन इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं आप देखिए तो उस हर एक व्यक्ति के अंदर एक क्रूरता है। आप इस चीज पे ध्यान गौर कीजिए कि ये क्राइम ऐसा नहीं, आप देखिए छोटा सा बच्चा यानी वो अभी जन्मा ही है, एक दिन भी उसने नहीं देखा है संसार का, और उसको मर्डर करने के लिए कैसे किसी भी इंसान के अंदर वो क्रूरता आ जाती है कि उसको फ्लश कर दे। आखिर चाहे मान लीजिए वो मदर ने ना किया हो, किसी और ने भी किया हो, किसी ने भी किया हो, चाहे माँ ने किया हो या किसी और ने किया हो, फ्लश तो किया है। ये एक्ट अपने आप में कितनी क्रूर एक्ट है, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि आज हमारी सोसाइटी क्या रह गई। जैसे आपने एक गाना सुना होगा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, मतलब क्या हो गए आज हमारे सोसाइटी संसार की हालत कि बच्चे को फ्लश कर दिया जा रहा है जन्म लेते ही। वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोचना। कानून तो अपना काम करेगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, जैसा कि आपने शुरू में भी कहा सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जो भी कल्प्रिट होगा आई होप कि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो और जस्टिस मिले, न्याय मिले और जिसने गलत किया उसको सजा मिले। लेकिन ये क्वेश्चन तो खड़ा ही रहेगा ना, ये क्रूरता कहाँ से आ रही है इंसान के अंदर? इंसान राक्षस क्यों बनता जा रहा है? ऐसी एक्ट क्यों होती जा रही है? इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। और ये जो कत्ल हो रहे हैं इसके ऊपर चर्चा कहीं नहीं हो रही है। आपने अपने चैनल पर ये विषय उठाया है एंड थैंक्स टू यू कि आपने ये उठाया, और सब लोग इस पर ध्यान दें कि अपनी हमारी समाज की जो सामाजिकता गिर रही है, सोसाइटी का जो लेवल गिर रहा है, उसको बचाना बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल मैम, और साडा डेली पोस्ट अदारे का मकसद ये भी हुंदा कि असी अवेयर करिए, वो विषय चुकीए जिते असी समाज असी परिवार च चुप्पी धारते हैं, बल्कि होना इंज चाहिए है कि ओपन डिस्कशन होए। सैक्शुअल एक्टिविटी जिस तरीके दे नाल यूथ बहुत छोटी उम्र च इन्वॉल्व हो रही है, किसी घर च मैम गल नहीं होंदी, और फिर वो अखीर जिवें कहते हैं कि शुरुआत अगर गलत है तो अखीर भी गलत होना है, तो फिर वो क्राइम वधदा ही जाता है ना चाहते हुए भी। अच्छा, मैंटल हैल्थ बहुत वधिया तरीके दे नाल वानिया मैम तुसी पढ़ पाते हो। हुण ये भी जो मैटर होया या कह लो कोई भी ये फैसला लैंदा कि मैं किसी को खत्म करना है, एक केस में मैम मैं तुहाडे नाल होर डिस्कस करदी हां। कानपुर तो आया उत्तर प्रदेश तो एक फादर ने अपनी ट्विंस बेटियां 11 साल उन्हां दी उम्र सी, और रात नूं सुत्तियां पईयां सी, मदर उन्हां दे घर च सी, गला वड्ड के दोनों बेटियां मार दिता पिता ने, और वो भज्जिया नहीं कोल बैठा रहा। हुण अजिही चीज़ असीं की मानसिकता समझिए कि कोई किसी नूं मारन दा विचार करदा मैम, ये अचानक आउंदा है या बहुत लंबा समा, अगर कोई मैंटल हैल्थ किसी दी ठीक नहीं चल रही तो समा लगदा है उसनूं एक क्राइम करन लगे नूं। ये चीज़ जरूर समझाओ कि किवें फिर असीं गौर करिए बॉडी लैंग्वेज, किवें पढ़िए कि कोई क्राइम कर सकदा है। जी
देखिए, ये जो भी हम लोग के पास भी पेशेंट्स आते हैं, ये कभी भी एक दिन का केस नहीं होता। ये जो होता है, इसमें बहुत सारी चीजों में बचपन के चाइल्डहुड ट्रॉमास इन्वॉल्व होते हैं, गिल्ट इन्वॉल्व होता है, शेम इन्वॉल्व होता है। मैं हमेशा सभी पेरेंट्स को समझाती हूँ कि अगर आपके घर के किसी भी फैमिली मेंबर से नहीं बनती है, तो आप प्लीज वो चीजों में अपने बच्चों को इन्वॉल्व मत कीजिए, क्योंकि आप तो चले जाएंगे, लेकिन वो जो एंजाइटी, स्ट्रेस, नेगेटिविटी, जो नफरत है, वो जनरेशन बाय जनरेशन आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। और बहुत बार तो ये भी होता है कि ये लीनिएज से भी चली आ रही होती है, लाइक जो डीएनए पैटर्न्स होते हैं वो 14 जनरेशन से कैरी फॉरवर्ड हो रहे होते हैं। तो बहुत बार एंजाइटी हमने देखा कि रूट में भी होती है, घर के और मेंबर्स में भी एंजाइटी होती है। फादर का सुसाइडल केस होता है, बच्चों में वही स्ट्रेस जो होता है, एंजाइटी आगे ट्रेवल कर रही होती है। बहुत बार ऐसा भी हमने देखा कि वो जो एंजाइटी होती है बिना किसी रीजन के होती है। और बहुत बार जैसे ये होता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोनिक ट्रेडमिल, इसमें क्या होता है कि एक इंसान है, उसकी एक इच्छा होती है जिस पर वो बहुत स्ट्रेस लेता है कि ये पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। जब वो इच्छा पूरी हो जाती है तो उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो पे आ जाती है। तो इस तरह की भी चीजें होती हैं कि हम अपनी हैप्पीनेस को बहुत पोस्टपोन कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, सोशल मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, पेरेंट्स से ज्यादा वो गैजेट्स के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। उनमें इमोशनल लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका है, इमोशनल क्वोशंट बिल्कुल जो है वो खत्म हो चुका है। उनको नहीं पता सही गलत, उनको ये नहीं पता स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन क्या होता है। इतने से बच्चे आके हमारे पास ये बोलते हैं कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं एंजाइटी में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। पेरेंट्स को बोलते हैं आप मुझे ये नहीं लेके दोगे तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। तो ये किस तरह की डिमांड है, किस तरह का ये पेरेंट्स को ब्लैकमेलिंग करना है। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए। डिजिटल वेलबींग कंट्रोल जो है वो मॉनिटर करना चाहिए। सीसीटीवी कैमरास आप किसके भरोसे अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं वो आप जरूर देखें। जैसे यहाँ पर मुझे लगता है कि हॉस्पिटल की भी बहुत ज्यादा नेग्लिजेंस है। और आप मॉनिटर करें कि आपका बच्चा क्या देख रहा है। जो मोबाइल्स हम लोगों को इतनी लेटर एज में मिले थे, आज एक फर्स्ट क्लास के बच्चे के पास भी मोबाइल है, बिकॉज उसको ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसको पढ़ाई करनी है। वानिया मैम, प्लीज, मैं माफी ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਟੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵਾनिया ਮੈਮ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਅਡਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਥਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਕ ਖਤਮ ਹੈ ਮੈਮ। 18 ਸਾਲ ਦਾ ਅਡਲਟ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਲਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੀਏ ਮੈਮ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बच्चों का फ्रेंड बन के जो है बच्चों से बात करनी चाहिए, समझना चाहिए। बच्चे अगर किसी पेन से गो थ्रू भी कर रहे हैं, कि मैंने बहुत फैमिलीज में देखा है कि बच्चे डर के मारे डिस्कस ही नहीं करते हैं पेरेंट्स से कि मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, कल के बाद पेरेंट्स नहीं भेजेंगे। सबसे पहली बात, आप एप्स में लॉक लगाइए। उसके बाद आपके फोन्स में पासवर्ड होना चाहिए, स्क्रीन टाइम का एक टाइम होना चाहिए, डिजिटल वेलबींग, पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए। आप चेक कीजिए कौन से ऐप में आपका बच्चा कितनी देर टाइम स्पेंड कर रहा है। बच्चे के दोस्त बन के उनको बात कीजिए, रादर देन आप उसको 2 थप्पड़ लगाते हैं तो बच्चा और ज्यादा डर जाता है, बच्चा और ज्यादा ढीठ बन जाता है, स्टबन बन जाता है, एडमेंट बन जाता है। तो आप बच्चे के जितना दोस्त बनेंगे, उसके करीब रहेंगे, तो वो भी आपसे शेयर करने में कंफर्टेबल होगा। अदरवाइज वो बाहर 10 लोगों को बता रहा है लेकिन आपको घर में आपका पता ही नहीं है कि आपके बच्चे के साथ चल क्या रहा है। देन व्हाट इज द यूज ऑफ बीइंग पेरेंट। आपको भी तो बच्चे को समझना पड़ेगा कि उसकी टीन एज है, उसका हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, उसके हार्मोन्स टीन एज में सबसे ज्यादा एग्रेसिव हार्मोन्स होते हैं इस टाइम पर। तो हमें भी इस चीज को समझना पड़ेगा कि वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दैट स्टेज, वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दैट एरा। तो अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो उसमें पूरी कसूर बच्चे का नहीं है, वो जिस कंपनी में रहता है, किन दोस्तों के साथ रहता है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कहाँ पर वो जा रहा है। आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट अपने बच्चों के साथ करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड आज बोथ पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग हैं, लेकिन आपको प्लीज अपने बच्चों की कंपनी चेक कीजिए, वो किस फ्रेंड सर्कल में रहता है, वो सुबह से रात तक क्या करता है। कुछ उसके ऐसे फ्रेंड्स तो नहीं है जिस वजह से वो किसी एडिक्शंस में जा रहा है। अब बच्चों के बिहेवियर पे, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे, उनके एक्सप्रेशंस पे, कहीं वो बहुत ज्यादा साइलेंट मोड पे तो नहीं है, कहीं बच्चा एंजाइटी में हर काम बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं कर रहा है, जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा है,
कौन से कलर्स बच्चा सबसे ज्यादा वियर करने की कोशिश करता है, किस तरह का कंटेंट वो सोशल मीडिया पे देखता है। क्योंकि बहुत बार हम डर से ही, एनर्जी फ्लोज वेयर द अटेंशन गोज, हम डर से ही अपने अंदर बहुत सारी चीजों को इनवाइट करते हैं कि कल ये मेरे साथ ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप रात को एक रील देखते सोते हैं, उसमें कोई डिजीज के बारे में आ रहा है, नेक्स्ट डे आपको लगता है कि ये सिम्टम्स मेरे अंदर भी आने लग गए हैं। तो प्लीज आप लोग मॉनिटर कीजिए किस तरह के कार्टून्स आपका बच्चा देख रहा है, कैसी बातें वो कर रहा है, क्या वो कॉपी तो नहीं करता कहीं कार्टून कैरेक्टर्स को, उनकी एक्टिविटीज को। तो ये सारी चीजें आप चेक कीजिए और बहुत क्लोजली मॉनिटर कीजिए अपने बच्चों को, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है और वर्ल्ड जो है वो ऑलरेडी वर्स्ट से वर्स्ट की तरफ जा रहा है। तो नेगेटिविटी सबसे ज्यादा जल्दी स्प्रेड होती है, सबसे ज्यादा बिकती है। तो आप ये देखिए इस चीज को, कंटेंट जी ठीक है वानिया मैम। एक आखिरी सवाल मैं कीर्ति मैम ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਨਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੋਗੇ, ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਜਾਮ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਸੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਇਹ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਮ, ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਤੇ? एग्री विद यू कि अगर ऐसा पेरेंट्स स्टार्टिंग से बोलने लगे, इनफैक्ट बच्चों को ही नहीं, आपके फैमिली में हर एक मेंबर को आप ये मतलब माइंड में रहे उनके कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करेगी। और आज की सोसाइटी में उल्टा होता है जी। और इनफैक्ट जो अमीर लोग या फिर जो अप्रोचेबल लोग हैं उनमें ज्यादा होता है। उनमें ये होता है कि अगर ये मैं कुछ करूंगा ना गलत तो फिर मेरे पेरेंट्स है मुझे बचा लेंगे या मेरे फैमिली मुझे बचा लेंगे, मुझे तो बेल हो जाएगी, अप्रोचेस हो जाएंगी, मैं प्रोटेक्ट हो जाऊंगा, कुछ दिन जेल जाके वापस आ जाऊंगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्राइम का सजा लिखी गई है किताब में, लेकिन टेंडेंसी क्या सोसाइटी में फैल रही है कि सजा तो नहीं होगी ना, बच जाऊंगा। तो ये टेंडेंसी घर से ही हटेगी जी, हाउस होम से ही हटेगी, ये कोर्ट में जाके नहीं पता चलेगा। इनफैक्ट देखिए कोर्ट में अंत में सजा होगी होगी, लेकिन जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं जहां पर बेल मिल जाती है, तो ये कैसे उन लोगों को पता चलता है कि मुझे तो बेल मिल जाएगी? तो पहले से ही पता हो कि नहीं, तुम्हें बेल देने के लिए हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे तुम्हें बचाने के लिए अगर तुमने सच में कुछ गलत किया है, कोई क्राइम किया है। तो ये अगर घर से ही सीख मिलनी शुरू हो जाती है तो सही बात है आपकी कि पहला कदम वहां पर रुक सकता है। देखिए दो ही तरीके हैं किसी भी क्राइम को रोकने के, एक तो क्राइम का डर आए कि हाँ ठीक है मैं ये क्राइम करूंगा तो उसकी मुझे सजा मिलेगी और कानून से सजा मिलेगी। लेकिन आज क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है कानून का, कि कहीं ना कहीं कानून में सजा मिलने में जो देरी होती है उस वजह से आरोपी छूट जाते हैं या फिर लंबे समय तक बेल पर बाहर हो जाते हैं, तो वो कानून का डर उतना नहीं आ पाता। दूसरा डर होता है कि मैं ये गलत करूंगा तो भले ही मुझे कानून में मैं बच जाऊं, लेकिन मेरे इस कर्म की सजा मुझे मिलेगी। मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरे साथ भी गलत होगा, ये भी घरों में सिखाना जरूरी है। आपने जो बोला कि परिवार ये बोले कि मैं तुम्हारे क्राइम में सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें हेल्प नहीं करूंगा, लेकिन घर परिवार में ये भी चर्चा होनी चाहिए अपने बच्चों में, अपने फैमिली में, ब्रदर्स सिस्टर्स में, हस्बैंड वाइफ्स में, कि देखिए कर्म, व्हाट इज कर्मा, कर्मा का जो लॉ है दैट इज अबव द लॉ ऑफ द बुक्स। जो हमारे देश का कानून है वो तो है ही, वो हमें उसके लिए भी बात करनी है, एंड दैट इज अ गुड लॉ। हमारे देश का क्राइम सिस्टम, हमारे देश का कानून सिस्टम है अच्छा, कुछ कमियां हैं, हम उस पर चर्चा करते भी रहते हैं, लेकिन उस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अलावा एक और जस्टिस सिस्टम है जो कि ऊपर है, कि हर कर्म की सजा मिलती है। अब देखिए यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन अगर इस चीज की बात करें, मान लीजिए कोई कल्प्रिट नहीं मिल पाया, लेकिन जिसने ये एक्ट किया होगा उसको कहीं ना कहीं उसके कर्मा की सजा मिलेगी ही मिलेगी। नहीं कानून में मिलेगी तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में या उसकी आफ्टर लाइफ में उसको इस कर्म का फल आएगा ही आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जी है। वाकई कीर्ति मैम बहुत शुक्रिया, तुसीं इन्ना कीमती समा दिता और इन्ने वधिया तरीके दे नाल साडे दर्शकां नूं जानकारी दित्ती। वानिया मैम तुसीं भी साडे नाल जुड़े, इन्ना कीमती समा दित्ता, तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया।